प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से YouTube चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा आज हमारी क्लास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th के कंप्यूटर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। हम आपके लिए कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है आपका क्लास 10th में, जो कि 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपको विद्यालय से मिलने वाले हैं, उस 70 नंबर के पेपर को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं और ये बताएंगे आज हम आपको कि आपको कंप्यूटर का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए आज की वीडियो रामबाण होने वाली है। आपको केवल हमारे साथ जुड़े रहना है और आप पूरे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे आज इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको समय कितना मिलता है बेटा, 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा दिया है सरकार ने, वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं। इसमें सभी प्रश्न आपके जो हैं अनिवार्य होंगे और इस प्रश्न पत्र को 2 खंड में बांटा गया है। पहला खंड आ है जिसको ए बोलेंगे और दूसरा खंड बा या फिर बी। ठीक है ना। अब पहला खंड जो होगा उसमें 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसको आपको ओएमआर पर भरना होगा। हम इन 20 सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है आज इसको आपको बताने वाले हैं और ओएमआर पर आपको कैसे चीजों को फिल करना है वो भी हम आपको आज इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक, उसके बाद जो ओएमआर है उसको आपको भर देना है। उसके बाद आपको उसको दे देना है, किसको? इन्विजिलेटर आपके जो है उनको दे देना है। देन उसके बाद आपको बा जो आपका खंड है उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न होंगे जिसको आपको कॉपी पर लिखना होगा। ठीक है ना। तो उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे कैसे आप उन प्रश्नों को लिखेंगे और क्या आपकी टेक्निक होनी चाहिए उन प्रश्नों को लिखने के लिए। ठीक है, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि प्रथम प्रश्न पद से आपको आरंभ करना है और लास्ट तक जाना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा उन पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, वो सारी बातें आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले खंड आ की। और खंड आ में आपके पास 20 सवाल होने वाले हैं जो 20 अंक के होने वाले हैं। बेटा यह सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एरिया है वो होता है। क्यों? क्योंकि आपके एक भी नंबर इसमें कटते नहीं हैं। अगर आपने सही किया है तो एग्जामिनर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके राइटिंग के नंबर काट ले या फिर किसी चीज के नंबर काट ले। वो काटने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अगर सही गोला भरा है तो गलती होने के चांस होंगे नहीं, है ना। हाँ, बात आती है ओएमआर को भरने की। बेटा तो याद रखिएगा ओएमआर में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, तो आपको ओएमआर में जो ऑप्शन सही, जैसे मान लीजिए बी वाला सही है ना, तो बी वाला ही भरना है और पूरी तरीके से भरना है, उसको आधा करके छोड़ना नहीं है, पहली बात। हाँ, 2 गोले एक साथ नहीं भरने हैं। जैसे आपने इसी में 2-2 गोले भर दिए वो गलत माना जाएगा। गोला भरने के बाद आपको उसको मिटाना नहीं है, आपको उसको काटना नहीं है, आपको उस पर व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। ये कोई भी प्रक्रिया आपकी नहीं करनी, वरना आपके ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगी और फिर आपके वो 20 नंबर खतरे में आ जाएंगे। ठीक है ना। एक पेन से भरना है, काली बॉल पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन से आपको उसको भरना है। 4 ऑप्शन में से एक ही गोले को चूज करके भरना है जो आपको सही लगे। ठीक है ना। आइए समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी लैंग्वेज है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर में क्लास 10th के यूपी बोर्ड में सी लैंग्वेज का ही एक बहुत बड़ा पोर्शन है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो कह रहा सी लैंग्वेज को किसने विकसित किया? बेटा हमने आपको बताया था कि जो सी लैंग्वेज है वो 1972 में किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने बनाई थी। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेनिस रिची हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहां पर स्पी लिखा हुआ है, इसको आप काटकर क्या बनाएंगे? डेनिस रिची बना लेंगे। ठीक है ना। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आपको भी मॉडल पेपर देखना है तो आपको करना क्या है? यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाना है। यूपीएमएसपी, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। यहां पर जाएंगे तो आपको ये मॉडल पेपर वहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डेनिस रिची। डेनिस रिची ने कब बनाई? 1972 में बनाई। और कहां बनाई थी? AT&T बेल लैब्स में बनाई थी। कहां? AT&T बेल लैब्स। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और कि भले ही हम आपको 20 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कराएंगे, लेकिन वो 20 क्वेश्चन बेटा 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन अधिकतम कराते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो डेनिस रिची ने बनाई 1972 में बनाई, AT&T बेल लेबोरेटरीज में बनाई। और हाँ, सी लैंग्वेज को किस भाषा के आधार पर बनाया गया? बेटा जी सी लैंग्वेज को बी लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया और बी लैंग्वेज को केन थॉमसन ने बनाया था। किसने बनाया था? केन थॉमसन। ये 5 सवाल आपके हो गए, इससे बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है बताइए इनमें से बिल्ट इन डेटा टाइप कौन है? तो बेटा बिल्ट इन डेटा टाइप आपका इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है। यहां पर CAV लिखा है, इसको आप R बना लेंगे।
कैरेक्टर भी है और फ्लोट भी है, मतलब उपरोक्त तो सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, एक बात और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं बेटा, कैरेक्टर की जो साइज होती है वो होती है 2 बाइट की। कितने बाइट की? 2 बाइट की, सॉरी इंट की। और जो कैरेक्टर की साइज होती है वो 1 बाइट की होती है, और फ्लोट की जो साइज होती है वो 4 बाइट की होती है। कितने बाइट की होती है? 4 बाइट की होती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ये 3 सवाल आपके यहां से और बन गए। ठीक है ना। इंटीजर की साइज 2 बाइट, कैरेक्टर की साइज 1 बाइट और फ्लोट की साइज 4 बाइट की होती है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है किसी वेरिएबल की माप अधिकतम कितने कैरेक्टर तक हो सकती है? तो इसको हमने आपको बताया था जब हम सी लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, तो वहां पर हमने आपको इसको बताया था 8 कैरेक्टर्स की हो सकती है। कितने कैरेक्टर की हो सकती है? 8 कैरेक्टर की हो सकती है। ठीक है ना। यहां पर डबल के बारे में डेनिस रिची ने डबल के बारे में बताया था, तो डबल भी कितने बाइट का होता है? 8 बाइट का होता है। ये डेनिस रिची ने जब स्टार्टिंग में ये लैंग्वेज बनाई तो उन्होंने वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ कितनी बताई थी? 8 कैरेक्टर्स की ही बताई थी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि n नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कौन सा फंक्शन लगाया गया? strlen नाम का फंक्शन लगाया गया, और उसमें लिखा हुआ है BASERA, है ना, बसेरा, और यहां पर एक लगा हुआ है अंडरस्कोर, उसके बाद PRG। ठीक है ना। अब बताना है आपका ये फंक्शन जो है ये काम क्या करेगा, तो हमने आपको पढ़ाया है, ये स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। बेटा क्या बताएगा? स्ट्रिंग की लेंथ को। लेंथ का मतलब उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, जरा गिनती मार लो। 1 2 3 4 5 6, अंडरस्कोर भी लेना है। हाँ, अंडरस्कोर हो, स्पेस हो, कोई भी चीज हो, उसको काउंट करके चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कैरेक्टर्स हैं? 10 कैरेक्टर हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने हो गए बेटा? 10 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एन का मान कितना हो गया? 10 हो गया। चलें अगले सवाल की तरफ। आगे कह रहा है बताइए किस भाषा का इस्तेमाल कृत्रिम बुद्धि के लिए किया जाता है? अब कृत्रिम बुद्धि किस लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है बेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे पहली लैंग्वेज, याद रखेंगे, पाइथन का। ठीक है ना। अब आप समझते भी चलिए, मैं आपको भले ही यहां पर एक सवाल दे रहा है, लेकिन उस सवाल से जहां जहां से संभावना उसकी बन सकती है ना, उन सारी संभावनाओं को हम आज निपटाते हुए चलेंगे। पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। पाइथन के साथ साथ बेटा हम लोग इसमें आर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लैंग्वेज आर भी होती है। उसके साथ साथ जावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लैंग्वेज जावा हो गई। ठीक है ना। जावा के बाद सी प्लस प्लस का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जूलिया लैंग्वेज है आपकी एक। ठीक, ये किसी लड़के का नाम नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है ना। तो जूलिया हो गई, रूबी ऐसे ही है। ठीक, लिस्प है एक और लैंग्वेज, कौन सी है? लिस्प हो गई, लिस्प का भी इस्तेमाल करते हैं। एक लैंग्वेज आपके ऑप्शन में ही दी गई है, और ये ऑप्शन में लैंग्वेज क्या है? प्रोलॉग। तो प्रोलॉग का भी इस्तेमाल बेटा हम लोग कहां करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ 5 6 7 लैंग्वेजेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक। हाँ, एक चीज और, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या होता है? सर फोर्ट्रॉन का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इस फोर्ट्रॉन का पूरा नाम होगा। ठीक है ना। और प्रोलॉग का पूरा नाम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सी लैंग्वेज को पता ही है, सी लैंग्वेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोलॉग हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ई कॉमर्स के किस माध्यम द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुराने लैपटॉप को OLX पर प्रेषित करके बेच सकता है? मतलब OLX सुना है आपने, कहते हैं ना OLX पे बेच दो। हाँ, तो OLX किस प्रकार का एक ई कॉमर्स वेबसाइट है? ई कॉमर्स वेबसाइट किस प्रकार की है? तो पहले तो ऑप्शन के बारे में समझो बेटा। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, और C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है ना। मतलब यहां पर बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से सामान का लेन देन करेगा तो B2B कहलाएगा। अगर बिजनेसमैन डायरेक्टली कस्टमर से संपर्क कर रहा है अपने सामान को देने के लिए तो B2C कहलाएगा। और कोई कस्टमर अपना सामान किसी दूसरे कस्टमर को बेच रहा है तो वो C2C कहलाएगा। और यही आपका क्या होता है? OLX होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? C2C हो जाएगा। तो OLX किस प्रकार की वेबसाइट है बेटा? OLX एक प्रकार की C2C ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, जिसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी कहते हैं हम लोग। कैसा प्लेटफॉर्म है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है? OLX है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा पास, पास का पूरा नाम क्या होगा? तो बेटा जी पास का पूरा नाम होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कहां पर है? ये है ऑप्शन नंबर बी में, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक। आगे कह रहा है AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं?
एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं? तो बेटा एआई में 3 प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। कौन कौन सा? नैरो एआई, लिखो फटाफट, नैरो एआई, हाँ, नैरो या फिर वीक एआई जिसको बोलते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा होता है जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई, दूसरा क्या होता है? जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई, लिखते चलिएगा। और तीसरा होता है सुपर इंटेलिजेंस। क्या होता है? सुपर इंटेलिजेंस होता है। ये आपके 3 प्रकार के क्या होते हैं? एआई में अभिज्ञान होते हैं। पहला नैरो या फिर वीक एआई, दूसरा जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई, और तीसरा सुपर इंटेलिजेंस। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्रिप्टो करेंसी को किस नाम से जाना जाता है? बेटा जी क्रिप्टो करेंसी को हम लोग वर्चुअल करेंसी के नाम से जानते हैं। किस करेंसी के नाम से? वर्चुअल करेंसी। सर इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। डिजिटल करेंसी भी इसी को कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल करेंसी बोलते हैं। नाम कभी कभी बदल सकता है, वर्चुअल करेंसी दे सकता है, तो वर्चुअल करेंसी भी आप लोग याद रखेंगे। बात समझ में आ गई ना? आ रहा मजा? एक क्वेश्चन में हम लोग कई क्वेश्चंस को निपटाते हुए चल रहे हैं। ठीक, चलें आगे। अच्छा, पेपर करेंसी कौन सी होती है? वो कैश, जो आप नोट गिनते हो ना, पेपर करेंसी हो गई। ठीक, हाँ, आगे कह रहा है प्रिंटफ किस आउटपुट उपकरण का डेटा राइट करता है ना? किस आउटपुट उपकरण का डेटा राइट करेगा? तो प्रिंटफ। नॉर्मल सी बात, पहली बात तो प्रिंटफ का पी कैपिटल लिखा हुआ है, इसको हमको कैसे लिखना है? स्मॉल लिखना है, क्योंकि हमने आपको सी लैंग्वेज पूरी तरीके से पढ़ा रखी है और सी लैंग्वेज में आप माहिर हो चुके हो। अभी तक नहीं पढ़ी है आपने तो आपको चैनल पर जाना है और वहां पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में सी लैंग्वेज नाम की एक वीडियो, मतलब एक पूरी प्लेलिस्ट ही पड़ी है, आप उसको देखोगे। कंप्लीट सी लैंग्वेज हमने आपके यूपी बोर्ड के आधार पर 2 बार 3 बार पढ़ाई हुई है। आप आराम से पढ़ सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिलहाल प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? आउटपुट दिखाने का काम करेगा। और आउटपुट किस पर दिखता है सर? मॉनिटर पर दिखता है। आउटपुट किस पर दिखेगा बेटा? मॉनिटर पर दिखेगा, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। हाँ, और सॉफ्ट कॉपी में दिखाता है। सर प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन बेटा ये दोनों हार्ड कॉपी में हमको आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है ना? और हमको यहाँ पर आउटपुट कैसे देखना? सॉफ्ट कॉपी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है साइबर सुरक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो साइबर सुरक्षा में प्रमुख विशेषता यही है कि हमको इसका अनुपालन, बिल्कुल अनुपालन इसमें होता है। आंतरिक खतरों से इसकी प्रतिरक्षा होती है, बिल्कुल होती है सर। खतरे की रोकथाम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ही यही है कि जो ऑनलाइन आजकल अपराध हो रहे हैं उनसे बचना ही क्या कहलाएगा? साइबर सिक्योरिटी का एक मेन उद्देश्य होगा। ठीक है ना? तो इनमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है पहले ड्रोन का आविष्कार कब हुआ? ठीक बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित होने की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की जानकारी आपको देंगे, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो सटीक आंसर होना चाहिए वो 1915 के आसपास, या कहीं कहीं पर आपको 1916 भी मिलेगा, जब आपके एक ब्रिटिश इंजीनियर थे आर्चीबाल्ड लोव। कौन था? आर्चीबाल्ड लोव थे आपके। इसका नाम याद रखिएगा, आर्चीबाल्ड लोव। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक एरियल टारगेट नाम का विमान बनाया था, बिना पायलट वाला। क्या नाम था उसका? उसका नाम था AERIAL, एरियल टारगेट। ठीक है ना? ये इन्होंने एक विमान बनाया था, और ये विमान जो था ये मानव रहित था। मतलब इसमें मानव नहीं बैठता था, मानव के बिना ही ये उड़ता था। इसे ही इन्होंने क्या कहा था? पहला ड्रोन माना था, जो 1916 में बनाया गया था। बाकी हाँ, आपको कहीं सटीक आंसर इसका और कुछ मिल रहा है तो आप बेझिझक उसको मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन विवादित बनता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि वो पहला ड्रोन किसने बनाया था। तो पहला ड्रोन बताया था बेटा आपके ब्रिटिश इंजीनियर आर्चीबाल्ड लोव ने बनाया था, एक बिना पायलट वाला विमान, जिसको हम लोग एरियल टारगेट के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे चला जाए। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है यूएएस का पूरा नाम क्या है? तो यूएएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? यूएस का पूरा नाम हो जाता है अनमैन्ड एरियल सिस्टम। अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ये आप इसको याद रखेंगे, अनमैन्ड एरियल सिस्टम। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? अब गवर्नेंस का मतलब तो समझते हो ना, सरकार। हाँ, सरकार तो जानते हो, प्रशासन जिसको बोलेंगे गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? सरकार कहलाता है। हाँ, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन सर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली उसको चलाना है। कैसे चलाना है? इलेक्ट्रॉनिकली उसको संचालित करना है, आईटी के थ्रू संचालित करना है। तो वही चीज कहला है प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना। ई गवर्नेंस क्या करता है? आईटी के थ्रू शासन प्रदान करता है। आईटी के थ्रू आपके जो सरकार है उसको चलाया जाता है। मतलब
एक तरीके से समझ लो डिजिटली सरकार को ऑपरेट करना ही क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई? तो 14वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा है अनैतिक हैकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय स्वचालित उपकरणों में से एक है। अनैतिक हैकिंग का मतलब होता है इलीगल हैकिंग। अनैतिक हैकिंग को हम लोग अवैध हैकिंग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवैध हैकिंग बोलेंगे, जिसको दुर्भावनापूर्ण हैकिंग भी कहा जाता है। अवैध या दुर्भावनापूर्ण। अवैध या दुर्भावनापूर्ण का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी के डेटा को चुरा लेना, किसी को थ्रेट देना, ये सब क्या कहलाता है? अनैतिक हैकिंग कहलाता है। ठीक है ना? इसमें डेटा की चोरी करना, पहचान की चोरी करना, वित्तीय धोखाधड़ी करना, ये सब आपके अनैतिक हैकिंग के अंतर्गत आते हैं बेटा। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? मालवेयर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मालवेयर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक ऐसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जो आपके सिस्टम में डाली जाती है। आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट या फिर आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन चोरी हो जाता है फटाक से। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना होता है? ऐसी वेबसाइट से बच करके रहना होता है। किसी भी बिना सोची समझी वेबसाइट को, किसी बिना सोचे समझे एप्लीकेशन को आपको यूं ही डाउनलोड नहीं कर लेना होता है। तो इससे आप थोड़ा सा सतर्क भी रहेंगे। ठीक, आगे कह रहा है सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षर का होता है? अब सीवीवी कोड मिलेगा कहां? अगर आपके पास डेबिट कार्ड हो बेटा, आपके पास क्या हो? डेबिट कार्ड हो। तो डेबिट कार्ड जब आपके पास होगा तो आप डेबिट कार्ड को पीछे पलट कर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे एक प्लेट बनी रहती है ना, ब्लैक ब्लैक सी ऐसे इस कलर की, वहां पर 2 नंबर लिखे होते हैं। ऐसे 2 नंबर लिखे होंगे, या फिर 2 नंबर कह रहा हूं, 3 नंबर। यही 3 नंबर आपके क्या कहलाते हैं? सीवीवी नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सीवीवी नंबर कहलाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ये सीवीवी नंबर हो जाएगा। अब सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसका पूरा नाम क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसको भी आप नोट रखेंगे, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 17 नंबर सवाल, राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। इनमें से बताओ राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा कौन विकसित किया गया है? अब राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है क्या? इसको हम लोग कहते हैं एनपीसीआई। क्या बोलेंगे बेटा? एनपीसीआई। एनपीसीआई का पूरा नाम बताइए सर पहले तो। एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसने विकसित किया है यूपीआई को। यूपीआई, बात समझ में आई? किसको विकसित किया है? यूपीआई को विकसित किया है। सर जी यूपीआई का पूरा नाम भी बता दीजिए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अच्छा, ये दोनों काम किसकी निगरानी में करते हैं? ये दोनों काम करते हैं आरबीआई की निगरानी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा ई कॉमर्स के लिए किस चीज का होना आवश्यक है? ई कॉमर्स के लिए किस चीज का होना आवश्यक है? धन हस्तांतरण पद्धति। बिल्कुल भैया, ट्रांसफर करने के लिए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कोई एक मेथड होना चाहिए ना। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, कोई भी एक आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे वो एलेक्स अभी आपको मैंने बताया, तो वो उसके थ्रू फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है ना, या फिर शॉप्सी हो गया, मेसो हो गया, ऐसी कोई वेबसाइट भी होनी चाहिए जहां से हम लोग सामान को परचेज कर पाए। और उसके बाद इंटरनेट हो चाहिए क्या? अरे भैया बिना इंटरनेट के सब कुछ बेकार है। तो इसका मतलब इनमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मतलब हमारे पास ट्रांजैक्शन का मेथड भी होना चाहिए, हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट भी होनी चाहिए, और हमारे पास इंटरनेट भी होना चाहिए। सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा बताओ इनमें से कौन सा एआई का एप्लीकेशन नहीं है? एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। कौन सा अनुप्रयोग जो आपका एआई का है वो नहीं है? तो पहली बात, रोबोट बिल्कुल है, रोबोट है। ठीक है ना? एफटीपी बेटा, एफटीपी नहीं है। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है। एफटीपी क्या है? एक प्रोटोकॉल है, और इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ये आपके एआई का अनुप्रयोग नहीं है। अच्छा, यहां पर स्वपालन नहीं होगा, ठीक है ना, स्वचालन होगा। इसको आप थोड़ा सुधार लेंगे इस बार। यहां पर क्या लिख देना है आपको? स्वचालन लिख देना है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब बात समझ में आ गई? तो इनमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा एफटीपी। एफटीपी एप्लीकेशन नहीं है एआई का। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा एक डेटा सूची से किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह सवाल है एरे का। कहां का सवाल है? एरे का सवाल है। इसको हमने आपको पढ़ाया भी है और हमने आपको इसका प्रोग्राम भी बना करके दिखाया बेटा।
कोई यहाँ पर एक जैसे एरे बनी हुई है, यहाँ पर हमने लिख दिया 2 8 5 7 9। हाँ, अब इसमें मैं कह रहा हूं चलो 7 को ढूंढो, तो 7 को ढूंढना क्या कहलाएगा? ढूंढना कहलाता है सर्चिंग। क्या कहलाता है? सर्चिंग कहलाता है। फिर सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग बेटा होता है इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, 2 5 7 8 9। यही क्या कहलाया? ये कहलाया सॉर्टिंग। क्या कहलाया? ये सॉर्टिंग कहलाया। ठीक है ना। और हमने आपको बताया भी था कि आपकी जो सर्चिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक लीनियर सर्चिंग होती है, एक बाइनरी सर्चिंग होती है। सॉर्टिंग तीन प्रकार की होती है, बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्टिंग। नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं सीखा है, तो केवल एक काम करना है, हमारे चैनल से आपको जुड़े रहना है आने वाले 8 मार्च तक। और हाँ, आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है। ठीक है ना। क्या बनी हुई है? प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको सी लैंग्वेज की वीडियोस मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज मिल जाएंगी, आपको उसको पूरा पढ़ डालना है। सी लैंग्वेज का बेड़ा पार हो जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। और हमारा वादा है आपसे, जो चीज छूटी हो आप मुझको कमेंट करके एक बार मैसेज तो करो, मैं उस चीज की नई वीडियो या फिर उसको फिर से बना करके आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है ना। अब 20 सवाल हो गए, 20 सवाल को ओएमआर पर भरना है, और ये 20 सवाल मैं मानता हूं कि किसी के गलत नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको इतना पढ़ा रखा है सी लैंग्वेज के बारे में और अन्य चीजों के बारे में कि आपके सवाल गलत होने के चांस नहीं होंगे, उनके जिन बच्चों ने हमारे चैनल से सी लैंग्वेज को पढ़ रखा है। ठीक है ना। बाकी आपके पास फिर 10 नंबर के सवाल आएंगे, ये आपके 10 सवाल होंगे किसके? एक एक नंबर वाले। ठीक है ना। अब एक एक नंबर वाले 10 सवाल होंगे, बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग भी नहीं है। अब कहो फटाफट बताता चलूं या फिर आप ऐसे देखते चलो। ठीक है ना। सबसे पहली बात बेटा, सी लैंग्वेज का विकास कब और किसने किया? मैंने आपको बता दिया 1972 में डेनिस रिची ने किया। आप फटाक से इतना लिख देना, एक नंबर मिल गया। कैरेक्टर सेट क्या है? तो कैरेक्टर सेट बेटा वैलिड कैरेक्टर्स का सेट है, जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं या प्रोग्राम को लिखने के लिए करते हैं। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम। वीडियो पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा। कैरेक्टर सेट इज अ वैलिड सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम, है ना। स्ट्रिंग कैट ये स्ट्रिंग का फंक्शन है जो कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है। लाइब्रेरी फंक्शन का एक उदाहरण देना है, मैंने आपको 10 उदाहरण पढ़ाए हुए हैं। प्रिंटफ हो गया, ठीक है ना। प्रिंटफ के बाद स्कैनफ हो गया, स्कैनफ के बाद क्लियर स्क्रीन हो गया, गेच हो गया, गेट सी एच हो गया, हाँ गेट्स हो गया, पुट्स हो गया। ये सब क्या है? सारे के सारे लाइब्रेरी फंक्शन है। क्रिप्टो करेंसी का प्रकार बताइए। अभी हमने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी को किसको कहते हैं, उसी वर्चुअल करेंसी को या फिर आपके एक हमने आपको और बताया डिजिटल करेंसी को। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल है। ठीक है ना। एक्सपर्ट सिस्टम के अवयव क्या है? हैकिंग क्या है? यूएवी का पूरा नाम, क्रमिक फाइल, ड्रोन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्या किया जाता है? बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आपको इन चीजों का आंसर आपको लिखना है बस। ठीक है ना। हैकिंग अभी हमने आपको बताया, किसी के डेटा को चुरा लेना, हाँ, या फिर किसी को वित्तीय जो चोरी है उसको कर लेना, वो सब आपका क्या कहलाता है? हैकिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। यूएवी का पूरा नाम पूछ ले बताएगा तो आपको बताना अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया। अब ड्रोन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कहां करते हैं? आज सबसे पहला एग्जांपल तो शादी ब्याह में भैया किंजा था, है ना। आप ड्रोन लगाते हो, बिना ड्रोन के आजकल शादी हो ही नहीं रही है, ड्रोन उड़ता है शादियों में। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, चीजों को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस इसका इस्तेमाल करती है दुश्मन का पता लगाने के लिए। तो आप बड़े आराम से दो दो लाइन तीन तीन लाइन का आंसर लिखते जाइए और 10 नंबर आपको फटाक से मिल जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आपके होंगे बेटा, और 5 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा अंक गणितीय ऑपरेटर कौन कौन से हैं? फटाक से बता देना, अंक गणितीय ऑपरेटर कौन कौन से? सर जी प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, मॉडुलस है। ठीक है ना। और बताऊं, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ये सब तो है, हमने सब कुछ तो पढ़ा रखा है। कह रहा है एग्जाम्पल दीजिए, फटाक से एग्जाम्पल दे दो ना। इतने इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो। सर ये क्या काम करेगा? ये शेषफल बताता है, रिमाइंडर बताता है ना। इसमें एक बढ़ जाता है, इसमें एक घट जाता है, सब तो पढ़ाया हुआ है। कह रहा दो स्ट्रिंग फंक्शन व उनके उपयोग, पेपरवा में देखोगे ना तो मिल जाएगा। सर जी पहला स्ट्रिंग कैट, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेगा। दूसरा है स्ट्रिंग लैन, ये देखो ये आ रहा, दो ही यही मिल गया आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब पेपर में ही मिल गया बेटा। ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो। बात समझ में आ गई?
दो स्ट्रिंग फंक्शन हो गए, उनका उपयोग बता सकते हो। strlen क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। strcat क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेट कर देगा। पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, और पॉइंटर का इस्तेमाल हम लोग एस्टेरिस्क से करते हैं। कैसे करते हैं, एस्टेरिस्क से। इसकी वीडियो हमने अलग से बना करके डाल रखी है, आप उसको देख लीजिएगा जाकर के। फाइल हैंडलिंग क्या होती है, तो बेटा फाइल को बनाना, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को मॉडिफाई करना, फाइल में डेटा लिखना, फाइल के डेटा को रीड करना, फाइल के डेटा को मूव करना, ये सब, और फाइल को क्लोज करना, ये सब क्या कहलाता है, फाइल हैंडलिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, फाइल हैंडलिंग कहलाएगा। टू क्रिएट अ फाइल, रीड अ फाइल, राइट इन राइट द कंटेंट इन द फाइल, मूव द फाइल, ये सब क्या कहलाता है, फाइल हैंडलिंग कहलाता है। ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या है, दो अनुप्रयोग बताइए, तो हमने बता ही दिया ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या है। हाँ, और अनुप्रयोग दो, उसको भी हमने बता दिया। एक तो फंक्शंस वगैरह में शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा डिफेंस का इस्तेमाल करती है दुश्मनों को पता लगाने के लिए, तो ये भी हो गया। हाँ, 2 नंबर का एक सवाल है, तो कम से कम आपको 5 लाइन में कम से कम इन चीजों को लिखना है, ठीक है ना। 5-6 लाइन में आपको इन चीजों को लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं, तो यहां पर आपसे फिर 2-2 नंबर के सवाल 5 दे दिए गए हैं। कह रहा एआई क्या है, तो एआई का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीनों को इंसान के बराबर बुद्धि दे देना, क्या कहलाता है, एआई कहलाता है, ठीक है ना। मशीनों को किसके बराबर, इंसान के बराबर बुद्धि दे देना क्या कहलाता है, एआई कहलाता है। बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने आपको इसके बारे में बताया है ना। एआई इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। परिभाषा सुन लेना और लिख लेना, एआई इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, ठीक है ना। एआई सिस्टम्स कैन थिंक, लर्न एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। एआई सिस्टम जो होते हैं वो आदमियों के जैसे सोचते हैं, काम करते हैं और निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है ई कॉमर्स में इंटरनेट की क्या भूमिका है, बेटा इंटरनेट के बिना ई कॉमर्स कुछ भी नहीं है। मतलब हमको इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग ई कॉमर्स के लिए, मतलब ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना किसी काम का ये नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कह रहा है चैटबॉट्स क्या होती हैं, और चैटबॉट्स से आपका मतलब क्या है। तो चैटबॉट्स भैया कंप्यूटर के वो प्रोग्राम हैं जो मानव के साथ पढ़ते हैं, और उनके मध्य में मानव से मतलब ये समझ के, मतलब आपने कुछ पूछा और आपके सवाल के हिसाब से उसने जवाब दे दिया। बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताता हूं, सब लोग इस्तेमाल करते हो ना व्हाट्सएप का, उसमें देखो एक फीचर आजकल बहुत ट्रेंड करता है, मेटा एआई, है ना। अपने दिल की बात मेटा एआई कहते हो आप, तो वो आपको उसके हिसाब से जवाब देता है। वो बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है चैटबॉट्स का। किसका एग्जांपल है, चैटबॉट्स का, ठीक है ना। उसके बाद ई गवर्नेंस के बारे में आपको बताया ही गया, ठीक है ना, ई गवर्नेंस, ठीक। अब इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बता ही दिया। ई गवर्नेंस क्या है, सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिकली रूप से प्रदान करने की जो प्रणाली है वही क्या कहलाती है, ई गवर्नेंस कहलाती है। मतलब सरकार की जो भी सेवाएं हैं ना, उसको हम लोग डिजिटली प्रदान करें, लोगों को कैसे बताएं, डिजिटली बताएं, तो वही चीज क्या कहलाएगा, ई गवर्नेंस कहलाएगा। साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराध का मतलब किसी के डेटा को, किसी के आइडेंटिफिकेशन को, किसी के पैसों को ऑनलाइन आप चुरा लो, हाँ, धोखाधड़ी उसके साथ हो जाए ऑनलाइन, वो क्या कहलाता है, साइबर अपराध कहलाता है। प्रकार वगैरह आप बता दीजिएगा, 2 नंबर का है, बहुत ज्यादा उसके बारे में लिखना नहीं, केवल प्रकार लिख देना है आपको बस, ठीक है ना। ये हो गया। फिर 4 नंबर के 3 सवाल हैं। अब 4 नंबर के 3 सवाल, 4 नंबर का मतलब एक पेज कम से कम आपको करना पड़ेगा, हाँ, तो उसको आप कर देंगे, 1 पेज या 1.5 पेज में आपको इसको लिखना है। अब कह रहा है साइबर सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, भैया यही साइबर अपराध से बचने के लिए जो भी हम लोग जुगाड़ करते हैं वो हमारा साइबर क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। इसके प्रमुख तत्वों को आपको बता देना है। हाँ, एक सवाल इसमें देखो, इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर्चिंग अथवा सॉर्टिंग क्या होते हैं, तो आपको दोनों नहीं लिखना, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अथवा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अथवा। अथवा का मतलब या तो सर्चिंग लिखना है या तो सॉर्टिंग लिखना है, ठीक है ना। सर्चिंग का मतलब एक एरे है आपके पास, उस एरे में किसी विशेष एलिमेंट को ढूंढना क्या कहलाएगा, सर्चिंग कहलाएगा। फिर सॉर्टिंग क्या है, इसी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। कह रहा है इसके प्रकारों को उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अगर सर्चिंग लिखोगे, सर्चिंग बेटा कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की, एक लीनियर सर्चिंग होती है, एक बाइनरी सर्चिंग होती है। लीनियर सर्चिंग को ही हम लोग सीक्वेंशियल सर्चिंग भी कहते हैं,
ठीक है ना। और लीनियर सर्चिंग या सीक्वेंशियल सर्चिंग किसी प्रकार के एरे पर कर सकते हैं, लेकिन जो बाइनरी सर्चिंग होती है ना वो सॉर्टेड एरे पर ही होगी। किस पर होती है? सॉर्टेड एरे पर ही होती है। सारी बातें पढ़ा रखी हैं बेटा, यहां पर समझ में आ रहा ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, एक एक वीडियो उठानी है, पढ़ते चले जाना है और सारा मामला आपका 1 सेकंड में ओके हो जाएगा जब आप ऐसे क्वेश्चन दोबारा देखोगे तो। ठीक है ना। अब कह रहा है अच्छा सॉर्टिंग लिख रहे हो, सॉर्टिंग में हमने आपको पढ़ाया 3 तरीके पढ़ाया है, बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग। इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ई कॉमर्स के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक व्यापारी एवं एक ग्राहक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब ई कॉमर्स आप कर रहे हो ना, लेन देन ऑनलाइन कर रहे हो, तो व्यापारी और ग्राहक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं भाई उसमें कि आप ट्रांजेक्शन देख लो, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा उसकी जानकारी ले लो, प्रोडक्ट कैसा है उसके रिव्यूज वगैरह को देख लो। कुल मिला के आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो ना, आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हो आप खुद, वही चीज लिख देनी है बस, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। ठीक है। आगे कह रहा है सी भाषा के कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं। बहुत सारे पढ़ाए हैं भाई हमने आपको, इफ पढ़ाया है, इफ एल्स पढ़ाया हुआ है, हाँ, और उसके बाद इफ एल्स इफ पढ़ाया हुआ है, इफ एल्स इफ पढ़ाया हुआ है, स्विच स्टेटमेंट पढ़ाई है। ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ही तो आएंगे ना, सब तो पढ़ाया हुआ है। आप किसी को भी लिख सकते हो, उनके प्रकार वगैरह दे करके 4 प्रकार आप दे दो। एरे पढ़ाई है, एरे क्या होती है? एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। सिंपल सी बात, एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। होमोजीनियस माने क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है अगर इंटीजर है तो सब में इंटीजर ही होगा, जैसे 2 5 8 है ना, 11 19 ये सब क्या हो? इंटीजर हुए। अगर हमने कह दिया कि हमको भैया किसकी एरे बनानी है, एक एरे बनानी है हमको कैरेक्टर की, तो यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर की एरे बना लेंगे, ए जे, हाँ, फिर ए फिर वाई, ये आपकी किसकी एरे बन गई? कैरेक्टर की बन गई। मतलब सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। कह रहा है किसी एरे को किस प्रकार घोषित करते हैं, तो घोषित करने के लिए एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं बेटा जी? एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप। क्या लिखेंगे? डेटा टाइप। उसके बाद क्या लिखेंगे? एरे का नाम। और एरे का नाम लिखने के बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं उसकी लेंथ। हाँ, एक एलिमेंट होगा, 2 होगा, 10 होगा, 8 होगा, जो भी हो। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? एरे के नाम को डिक्लेयर करते हैं। सब कुछ बताया हुआ है। एरे की स्पेशल 4 वीडियोस पड़ी हैं, आप जाकर के देखो तो एक बार, सारा काम समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आखिरी सवाल, अच्छा हाँ एक चीज और, 14वां क्वेश्चन जो है आपका बेटा वो 8 नंबर का है। 8 नंबर का मतलब समझ रहे हो, कम से कम 2 पेज में लिखना है, 2 ढाई पेज में। उसके बाद कह रहा है कृत्रिम बुद्धि क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, इसके बारे में, इसके अनुप्रयोग के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताते चलना है। अब इस पूरे पेपर का कंक्लूजन सुनो। आपको सबसे पहला जो फोकस करना है वो सी लैंग्वेज पे करना है। किस पे करना है? सी लैंग्वेज पे फोकस करना है। इस सी लैंग्वेज पूरा हमने आपको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पर। आप जाइए वहां से एक एक टॉपिक को उठाइए और बहुत ही हल्के में हमने आपको समझाया है। आप उस उतनी चीज को समझ लो, सी लैंग्वेज में कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात, पहला टॉपिक आपको ये कवर करना है अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। दूसरा टॉपिक क्या कवर करना है सर जी? दूसरा टॉपिक बेटा कवर कर लेना एआई। बड़े बड़े सवाल ज्यादा नंबर के आपसे एआई से पूछे जाएंगे। ये 2 टॉपिक आपको बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और छोटे मोटे टॉपिक में हम लोग बात करें, साइबर सिक्योरिटी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। किसको पढ़ेंगे आप लोग? साइबर सिक्योरिटी को पढ़ लेंगे, और उसके साथ साथ ड्रोन को पढ़ लीजिएगा। बस इतनी सी कहानी आप अगर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा समस्या आपको होने वाली नहीं है। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये पूरी की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, आपका कोई डाउट है, आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, या फिर यूं चाहते हो कि हम लोग पूरे सी लैंग्वेज का या फिर आपके पूरे कंप्यूटर सिलेबस का एक बार क्विक रिवीजन करें 8 मार्च से पहले, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर बताइएगा। और हाँ, कल आपका हिंदी का एग्जाम है, तो उसके लिए अभी से विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा, और हाँ, समय के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को बेटा अटेम्प्ट करना, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, आप हमें अपने कमेंट से जरूर बताएंगे कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या आपको कंप्लीट रिवीजन ही करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।